जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का आपके अपने परिवार भारतपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां आपका शुरू हो रहा है। आज का ये वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 8वां शुरू हो रहा है। तो 8वें प्रैक्टिस सेट में हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि संविधान सभा की पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सदन समिति को प्यारे दोस्त हम लोग बोलते हैं हाउस कमिटी। हाउस कमिटी ध्यान देंगे। तो ऑप्शन है आपका पट्टाभी सितारमैया, जेपी कृपलानी और केएम मुंशी और एबी ठक्कर। तो बात करें हम लोग पट्टाभी सितारमैया की, तो 1937 में इन्हें 1937 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें हराया। और क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये जो है उसके इनके हारने के बाद ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो है बने। बाद में कब बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष प्यारे दोस्तों? 1948 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन सा अधिवेशन था यह? जयपुर अधिवेशन था। ध्यान रखेंगे बात को, जयपुर अधिवेशन। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपका? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका सही जवाब होगा। पट्टाभी सितारमैया जो है सदन समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, जेपी कृपलानी जो है क्या थे? जेपी कृपलानी जी आपके थे जो है इसमें जेपी कृपलानी थी जो है ये जो थे आपके आजादी के समय, प्यारे दोस्तों आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है? पट्टाभी सितारमैया जो है सदन समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? 1937 के त्रिपुरी अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितारमैया को हरा दिया था और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्ष बने 1948 में। कौन? पट्टाभी सितारमैया, जो कि जयपुर अधिवेशन में। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ गई होगी। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई होती। अगर मैं बात करूं समितियों की, अगर मैं कुछ समितियों की बात करूं प्यारे दोस्तों, अगर मैं कुछ समितियों की बात करूं तो जैसे मैंने लिया, आप लोग बताएंगे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? और मैंने लिया जैसे मसौदा समिति, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर मैंने और लिया, तीसरा लिया मैंने संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? और मैंने लिया जैसे
लिया संघ शक्ति, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, संघ शक्ति के अध्यक्ष, संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए पहले दोस्तों राष्ट्रीय, और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्यारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त इसमें कंफ्यूज रहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है? बताएंगे सभी लोग एक बार कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है प्यारे दोस्तों? तो याद रखेंगे प्रांतीय समिति के आपके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई, मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ, सरदार जो है पटेल थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे प्यारे दोस्तों? आपके सरदार पटेल। और मसौदा समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे जो है आपके मसौदा समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्यारे दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति के अध्यक्ष थे आपके नेहरू जी, पंडित नेहरू जी। चलिए राष्ट्रीय ध्वज और तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे आपके प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए यहां तक सभी को बात समझ में आ रही कि आपके जो है वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है, मसौदा समिति, संचालन समिति, संघ शक्ति और राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बात को ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ तक बताएंगे, सभी को समझ में आ गई बात। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? हमारा जो भारत का संविधान है दोस्तों, वो जो है सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है हमारा सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ संविधान है। तो वही पूछ रहा है किसके द्वारा भारत का संविधान हाथ से लिखा गया? तो आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जेपी कृपलानी, बाला साहेब गंगाधर खेर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने भारत के संविधान को हाथ से लिखा है। और अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो इसको पेंटिंग किसने दिया है? पेंटिंग किसने दिया है प्यारे दोस्तों? तो पेंटिंग दिए हैं आपके नंदलाल बोस। संविधान सभा में जो पेंटिंग मिली हुई है या जो पेंटिंग किए गए हैं वो जो है किसने किया है? नंदलाल घोष ने। और अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कुल पेंटिंग कितनी है? कुल पेंटिंग कितनी है? तो बताएंगे 22। कुल पेंटिंग कितनी है प्यारे दोस्तों? तो याद रखेंगे कुल पेंटिंग है आपकी 22। चलिए कुल कार्य दिवस कितने हैं? अगर मैं बात करूं कुल कार्य दिवस की प्यारे दोस्तों मैं बात करूं तो कितने हुए थे?
166 बैठक के बाद बना था हमारे। चलिए, कुल कार्य दिवस कितने थे? 166। याद रखेंगे संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। चलिए, उस समय कितने अनुसूची थी? आपके आर्टिकल उस समय कितने थे? 395। और शेड्यूल से कितनी थी अनुसूचियां? अनुसूची कितनी थी आपकी? अनुसूची थी आपकी 8। चलिए, और आपका उस समय क्या था? आर्टिकल जो है 395 था, अनुसूची जो है 8 था, और आपका भाग कितना था प्यारे दोस्तों? भाग जो है आपका था 22। और वर्तमान में अनुसूची कितनी है आपकी? 12, और भाग कितने हैं आपके? 25, और आर्टिकल है आपकी 475 के आसपास। चलिए, यहां तक जो है सभी को बात क्लियर हो गई। और एक बात याद रखेंगे, हमारा संविधान जो है प्यारे दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। उसी दिन लिखकर पूरा हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्यारे दोस्तों बताएंगे। चलिए, बताएंगे सभी लोग, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी प्यारे दोस्तों आपकी प्रथम बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। प्रथम बैठक 1946 में, जिसमें आपको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? तो प्यारे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। चलिए, अगर मैं बात करूं द्वितीय बैठक की, दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करूं मैं, तो इसके ठीक 2 दिन बाद जो है आपकी दूसरी बैठक चली थी। तो 2 दिन बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को आपका द्वितीय बैठक हुआ था, जिसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे प्यारे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है। और अगर मैं पूछूं तीसरी बैठक कब हुई थी? तीसरी बैठक संविधान सभा की कब हुई थी दोस्तों? तीसरी बैठक हुई थी ठीक इसके 2 दिन बाद, 2 दिन पे बैठकें हो रही थी। ठीक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 में आपका इसमें अध्यक्ष कौन थे? आपका नेहरू जी। इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया। ध्यान रखेंगे, इसके जो है तीसरी बैठक में अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू कौन थे? आपके अध्यक्ष थे। यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? यहां तक सभी को बात समझ में आई
कि प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष आपके चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक में आपका प्यारे दोस्तों 11 दिसंबर 1946, ठीक 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ठीक 2 दिन बाद तीसरी बैठक हुई, उसमें जो है आपके उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। संविधान सभा की कुल संख्या सदस्यता 389 थी, जिसमें डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसमें पूछ रहा है प्यारे दोस्तों 84, 102, 109 और 93। प्यारे दोस्तों मैं बात करूं 93 जो है आपके देसी रियासत आपके प्यारे दोस्तों 93 जो है आपके देसी रियासत से जो है इसमें सदस्य थे या प्रतिनिधि थे। और मैं बात करूं 292 जो है 292 प्यारे दोस्तों प्रोविंस से थे, प्रोविंस यानी प्रिंसली स्टेट से थे। और बाकी क्या थे, बाकी 4 कुल मिला के 296 थे। 292 जो आपके प्रिंसली स्टेट से थे और बाकी क्या थे, बाकी 4 जो है आपके थे पहले दिल्ली से एक सदस्य आपका दिल्ली से, एक सदस्य आपका अजमेर और एक सदस्य आपका एक सदस्य आपका कुर्ग से और चौथा हो गया आपका बलूचिस्तान से। चौथा हो गया आपका बलूचिस्तान से। याद रखेंगे बात को, कौन कौन से 4 हैं, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। चलिए यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? तो यहां तक बात समझ में आ गई हो, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, चलिए भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया पहले क्वेश्चन में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे प्यारे दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? मसौदा समिति को हम लोग प्यारे दोस्तों कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। मसौदा समिति को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमिटी या तो इसको हम लोग प्रारूप समिति भी बोलते हैं। मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी या प्रारूप समिति हम इसको बोलते हैं। इसमें प्यारे दोस्तों मैं बात करूं, इसमें अध्यक्ष कौन थे आपके? अध्यक्ष इसमें थे कौन? इसमें अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है आपके अध्यक्ष थे। और इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य इसमें जो है प्यारे दोस्तों कुल सदस्य कितने थे आपके? कुल सदस्य थे प्यारे दोस्तों 7। और भीमराव अंबेडकर को छोड़कर कितने सदस्य थे आपके? 6। ये जो है आपके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी आपकी 7। तो कुल सदस्यों की संख्या कौन कौन सी थी? पहले तो हो गए आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक हो गए आपके एन गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर एक थे। और दूसरे हुए आपके प्यारे दोस्त, दूसरे हुए अल्लादी। पहले तो हो गया आपके एन गोपाल स्वामी आयंगर, दूसरा हो गया आपका अल्लादी कृष्णा स्वामी।
अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चलिए, और तीसरे हो गए प्यारे दोस्त आपके, तीसरे हो गए के.एम. मुंशी, तीसरे हो गए आपके के.एम. मुंशी, और चौथे हो गए आपके, चौथे हो गए जो है आपके मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। और आपके पांचवें हुए, पांचवें हुए यहाँ पे वी.एल. मित्र, वी.एल. मित्र, वी.एल. मित्र प्यारे दोस्तों अस्वस्थ होकर ये जो इस्तीफा दे दिए थे। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अस्वस्थ। इनकी जगह पर कौन आया था बताएंगे सभी लोग। इनकी जगह पर आए थे, इनकी जगह पर कौन आए थे? माधवराव, माधवराव। इनकी जगह पर कौन आया था प्यारे दोस्तों? माधवराव या एन माधवराव। इनको बताएंगे एन माधवराव, वी.एल. मित्र की जगह एन माधवराव। और छठवां है प्यारे दोस्तों आपका डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान। खेतान जी की मृत्यु हो जाती है यहीं पे, खेतान जी की जो है मृत्यु हो जाती है प्यारे दोस्तों। तो इनकी जगह पर कौन आते हैं? टी.टी. इनकी जगह पर कौन आते हैं? टी.टी. कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी। चलिए, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है। पहले थे आपके डॉक्टर भीमराव, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा के.एम. मुंशी, पांचवा मोहम्मद सादुल्लाह, और छठवें हुए आपके वी.एल. मित्र। ये जो है अस्वस्थ हुए थे, उनकी जगह पे आए थे एन माधवराव। और छठवें है आपके डी.पी. खेतान, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, तो इनके समय पे आए थे आपके टी.टी. कृष्णामाचारी। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ तक सभी को बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, निम्न में से किस, हमारा छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो प्यारे दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने आपका भारतीय संविधान को राजनीतिक प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में, उसको जो है राजनीतिक कुंडली कहा है। राजनीतिक कुंडली पूछ रहा है क्वेश्चन में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मतलब राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? तो प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। चलिए, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है। तो कौन थे आपके राजनीतिक कुंडली जो है प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और प्रस्तावना को जो है N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला, इन्होंने संविधान प्रस्तावना को क्या बोला था? इन्होंने प्रस्तावना को क्या बोला था? इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला था। संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र बोला था। चलिए, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो प्यारे दोस्तों बताएंगे संविधान सभा के निम्नलिखित कौन से संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा मिला? चलिए, अगर मैं 52वां संशोधन की बात करूं तो प्यारे दोस्तों 52वां हो गया आपका दल बदल से संबंधित, दल आपका 52वां हो गया दल बदल से संबंधित। और हो गया प्यारे दोस्तों आपका 56वां हो गया आपका
56वां हो गया, तो आंसर आपका हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन में आपको गोवा को राज्य बनाया गया। कब बनाया गया था इसको, कब बनाया गया था इसको राज्य? 30 मई 1987 को इसको जो है आपका 56वां संविधान संशोधन के रूप में गोवा को राज्य बनाया गया। और गोवा जो है तब भारत का 25वां राज्य बना, भारत का 25वां राज्य गोवा बना 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन में। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए तो हम लोग चलते हैं यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस राजपूत शासकों ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? कौन सा ऐसा शासक था, राजपूत शासक 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। 1191 में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो अगर बताएंगे आप लोग दूसरी, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध प्यारे दोस्तों ठीक एक साल बाद 1192 में। चलिए 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। चलिए इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज को। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और याद रखेंगे प्यारे दोस्तों 1194 चंदावर का युद्ध। यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए चंदावर का युद्ध प्यारे दोस्तों हुआ था कन्नौज के गढ़वाल वंश के जो है शासक थे। कौन से शासक थे आपके? जयचंद। चलिए कन्नौज के शासक, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए और अगर मैं पूछूं प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का तृतीय युद्ध प्यारे दोस्तों, तृतीय युद्ध हुआ था प्यारे दोस्तों आपका 1215 में। किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और किसके बीच? यल्दौज। तराइन का तृतीय युद्ध प्यारे दोस्तों इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है अच्छे से? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली का सबसे पहले राजधानी बनी? सबसे पहले राजधानी पूछ रहा है। सबसे पहले राजधानी जो है किसके शासनकाल में बनी थी? चलिए बताएंगे सभी लोग। तो क्या हो जाएगा पहले दोस्तों का? तोमर। चलिए तो याद रखेंगे हम लोग अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया और इसको अपनी क्या बनाया? राजधानी। चलिए यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है?
एक बात और याद रखिए, दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिल्ली का पुराना नाम ढिल्लीकापुरी। चलिए, यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? दिल्ली का पुराना नाम क्या था प्यारे दोस्तों? आपका ढिल्लीकापुरी। और अगर पूछ लिया आपसे दिल्ली की गद्दी पर प्रथम वैधानिक शासन करने वाला सुल्तान कौन था, तो वह था आपका इल्तुतमिश। कौन था आपका? इल्तुतमिश। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलिक इख्तियार उद्दीन अल द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था? किस किले में कैद किया गया था प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब होगा। पंजाब के बठिंडा किला में रजिया सुल्तान को वहीं पर युद्ध हुआ और उसी किले में जो है कैद कर दिया। कौन कैद किया था? अल्तुनिया ने। किसने कैद किया था? अल्तुनिया ने। चलिए, मैं कह रही दोस्तों बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान के बारे में बात करूं प्यारे दोस्तों, इनका शासनकाल क्या था? शासनकाल इनका शासनकाल था 1236 से 1240 तक। ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए, ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए, मैं बात करूं इनकी मृत्यु की बात करूं 13 अप्रैल 1240 अप्रैल नहीं, अक्टूबर 13 अक्टूबर 1240 में कहा हुआ था? कैथल में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक सभी को अच्छे से बात समझ में? रजिया सुल्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनका शासनकाल था 1236 से 1240 तक। इल्तुतमिश की ये जो है बेटी थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 13 अक्टूबर 1240 में। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? मलिक इख्तियार उद्दीन अल-दुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को किस किले में बंदी बनाया गया था? किस किले में कैद कर दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे बात को, बठिंडा किला पंजाब में बठिंडा किला है, वहीं पर रजिया सुल्तान ने युद्ध लड़ा था अल्तुनिया से और हार कर उसी में इन्होंने जो अल्तुनिया था इन्हें जो है बठिंडा किले में उसी में इनको कैदी बनाया था। चलिए, यहाँ तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ रही है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजा लालित्यादित्य मुक्तपीठ डैश पर शासन किया। राजा लालित्यादित्य ने कहाँ शासन किया था? गुजरात, सिक्किम, केरल या कश्मीर? गुजरात, सिक्किम, केरल या कश्मीर? तो प्यारे दोस्तों बताएंगे कश्मीर। क्या बताएंगे? कश्मीर। कहाँ शासन किया था? कश्मीर में। अगर मैं बात करूं कश्मीर का इतिहास किसमें लिखा गया है? कश्मीर का इतिहास प्यारे दोस्तों आपका किसमें, कौन सी बुक है वो? राज तरंगिणी जो है पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? कल्हड़ ने इसको लिखा है, जिसमें पूरे कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको पता चलता है। इसमें प्यारे दोस्तों इसमें कुल चैप्टर कितने हैं? कुल चैप्टर हैं आपके 8। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? कश्मीर का इतिहास जो है राज तरंगिणी किताब में लिखा गया है, तो इसके रचयिता हैं राज तरंगिणी के रचयिता कौन है आपके? कल्हड़। चलिए, तो पूछ रहा है राजा लालित्यादित्य मुक्तिपीठ किस मतलब कहाँ शासन किए थे? आपके कश्मीर में। चलिए, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए, और अगर मैं कश्मीर के राजवंश की बात करूं, कश्मीर के राजवंश की बात करूं,
कौन कौन थे? पहला तो हो गया कारकोट वंश, पहला हो गया आपका कारकोट वंश, कारकोट वंश। और दूसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया उत्पल वंश, दूसरा हो गया आपका उत्पल वंश। और तीसरा हो गया प्यारे दोस्त आपका लोहार वंश, लोहार वंश। तीसरा हो गया आपका लोहार वंश। चलिए, ये जो है आपके तीन जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चला। तो अगर मैं पूछूं इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे प्यारे दोस्तों? कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे सभी लोग। दुर्लभ, दुर्लभ वर्धन, कारकोट वंश के संस्थापक थे आपके दुर्लभ वर्धन। और अगर मैं पूछूं उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे, तो अवंती वर्मन, अवंती वर्मन, अवंती वर्मन। और अगर मैं पूछूं आपसे लोहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो संग्राम राज, संग्राम, संग्राम राज। चलिए, चलिए आपका हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। चलिए, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। इसको कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक है आपका कश्मीर के राजवंश को याद करने के लिए आपका ट्रिक है ककऊ लोहार। आपका पहला हो गया कारकोट वंश, कारकोट वंश। दूसरा हो गया आपका उत्पल वंश, उत्पल वंश। और प्यारे दोस्तों आपका तीसरा हो गया लोहार वंश, लोहार वंश। सभी को बात यहां तक समझ में आई? सभी को बात यहां तक समझ में आ गई? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा खिलजी वंश का संस्थापक। ये क्वेश्चन मैं आपको, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसका आंसर इसका आंसर हमें आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। चलिए, तो आशा करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी, और इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।